नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार संकट में। कई दिनों से मैं आप दर्शकों से चर्चा कर रहा था कि डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन, यह दो बिल यह सरकार किसी भी कीमत पर पास करना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार अब समझ गई है कि इसके बगैर इसकी सत्ता बच नहीं पाएगी और आने वाला चुनाव चाहे कितना भी वोट चोरी कर ले, वह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम जनता अब इसके खिलाफ हो चुकी है। परिणाम बहुत बुरा होने वाला है और सत्ता जाने के बाद इनकी वह दुर्गति होगी जो आज दूसरों को कर रहे हैं, उनका 10 गुना इन लोगों के साथ होगा। यह तो तय है। अब ऐसे में 360 सांसद इनके पास है नहीं। एनडीए गठबंधन के पास 292 सांसद हैं, 543 की पार्लियामेंट है और 540 मौजूद है, 3 सीट खाली है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने 20 सांसद टीएमसी के तोड़े। उन पर ग्रहण है, उसका छोड़ देते हैं, उस पर बाद में अगले प्रोग्राम में चर्चा कर लेंगे। उद्धव ठाकरे के 6। लेकिन मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों को तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रच रही है, अलग अलग षड्यंत्र रच रही है। अब ऐसे में 8 सांसद और 10 एमएलए यानी कि विधायक शरद पवार के पास है। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया और आगे भी नहीं जाऊंगा, जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं। यानी कि शरद पवार दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तभी उनकी पार्टी भाजपा के साथ जा सकती है। ऐसे में सुप्रिया सुले उनकी बेटी है। पार्टी को आगे ले जाने के लिए कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है कि शरद पवार को पार्टी को आगे बढ़ा सके। यहां तक कि सुप्रिया सुले भी उतनी जानकार नहीं, यानी कि वन मैन आदमी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कस रही है। जैसे उद्धव ठाकरे को तोड़ी वैसे ही तोड़ने का प्रयास कर रही है और संभव हो नहीं पा रहा है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी, उनके बेटी का शादी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हुआ। अब कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले पर प्रेशर बना करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ लाया जाए और सुप्रिया सुले को मंत्री बना दिया जाए। कहां तक यह सफल होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन शरद पवार ने यह फैसला किया है कि 8 सांसद और 10 एमएलए कांग्रेस में विलय कर देंगे। कांग्रेस से ही निकले थे और कांग्रेस में विलय कर देंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसे में शरद पवार का वजूद भी रह जाएगा, शरद पवार का सम्मान रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा पूरा नहीं होगा। सफल कितना होंगे शरद पवार यह बात की बात है। लेकिन एक खबर और निकल रही है कि शरद पवार और कांग्रेस में बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है और राहुल गांधी इस पर तैयार हो गए, मंजूरी देती है। तो यह कब काम होगा यह सब यह वक्त बताएगा। अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की खबर यह आ रही है कि शरद पवार तैयार है, कांग्रेस से बातचीत हो चुकी है और राहुल गांधी की भी मंजूरी इस पर मिल चुकी है। अब शरद पवार के 8 सांसद और 10 एमएलए कांग्रेस में शामिल होने का मतलब कि मोदी सरकार संकट में पड़ जाती है। जो तोड़ने का प्रयास कर रही थी वह नहीं टूट पाएगी, यानी कि आंकड़े नहीं जुट पाएंगे और कांग्रेस को फिर तोड़ पाना मुश्किल होगा। ऐसे में अगर कांग्रेस में शामिल या हो रहे 8 सांसद और 10 एमएलए, तो मोदी का सपना टूट रहा है। लेकिन इस सपने टूटने में एक बड़ी अहम
बिंदु है जिस पर हम लोग को गौर करना जरूरी है कि मोदी सरकार यह सब क्यों कर रही है। जरा इसे समझिए कि आखिर डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है, अभी यह 18 अप्रैल को ही तो खत्म हुआ था, गिरा था प्रस्ताव। तो उस समय तो यह पता चल गया कि नहीं, हमारे पास बहुमत नहीं है और हमें विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा, तो अब क्यों करने लगा, अब क्यों करेगा जब उस वक्त नहीं किया तो फिर नहीं लाना चाहिए था। यानी कि यह बिल नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर से जुड़ा है। इसका मतलब यह साफ है कि नरेंद्र मोदी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी बड़ी महान है, चोरों के सरदार ही कहे जाते हैं, हर कोई कहता है, और वह साफ दिखता है। ऐसा प्रधानमंत्री शायद अब देश में नहीं होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक धब्बा बन गए प्रधानमंत्री के नाम पर, जो देश को बर्बाद कर दिया। इस शख्स ने वर्षों को बनाए हुए देश को बर्बाद कर दिया। और अब यह साफ है कि अपने अस्तित्व और गुनाह को छिपाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने आज तक के गुनाहों को छिपाने के लिए इन्हें सत्ता जरूरी है। और सत्ता जरूरी है तो डिलिमिटेशन भी इनके लिए जरूरी है। अन्यथा यह वोट से तो चुनाव नहीं जीत सकते, वोट इन्हें कोई नहीं देने वाला, इनके लोग भी अब इन्हें वोट नहीं देंगे। यह बात, इस बात का एहसास इनको है पूरी तरह से। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहां यह है कि एनडीए में भी बड़ी बगावत है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अलग रूट पे जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू अलग रूट पर। डिलिमिटेशन बिल से नीतीश कुमार को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि 40 सीटें हैं बिहार में, तो 60 सीटें हो जाएंगी। लेकिन इसका असर साउथ को पड़ रहा है और चंद्रबाबू नायडू ने पिछली बार समर्थन दिया था, अभी भी एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। क्या इस बार देंगे समर्थन, जबकि साउथ विरोध कर रहा है? लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा पेच फंस रहा है, जो पूरे समीकरण उलझ रहे हैं। अब डीएमके चुनाव हार गई तमिलनाडु में, डीएमके चुनाव हार गई तो डीएमके शतरंज खेल रही है। पहली बार तो मुहिम छेड़ दिया था डिलिमिटेशन पर, पूरे साउथ के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को बुला करके बैठक कर रहे थे स्टालिन। और जब अब चुनाव हार गए तो चर्चा आ रही है कि नरेंद्र मोदी को समर्थन करेंगे, शर्तों पर सरकार को समर्थन करेंगे। यह कैसा है? डिलिमिटेशन पर समर्थन कर देंगे 50% पर, तो उस बार क्यों विरोध किए थे? उसी बार पार्लियामेंट में अमित शाह बोले तो थे कि 50% हम कर देते हैं, लिखित दे देते, तब फिर क्यों नहीं मानने थे? तब तो काले कपड़े पहन रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, यह सब कुछ कर रहे थे, और अब बात बन रही है। तो यह दो मुहा सांप की तरह काम कर रहा है डीएमके। कभी इंडिया गठबंधन के साथ आ जा रहे हैं, कभी इंडिया गठबंधन से अलग हो जा रहे हैं। सीजीआई को खत लिखना है तो उसमें हस्ताक्षर कर दिया कि एसआईआर के खिलाफ, और डिलिमिटेशन पे मोदी सरकार से साठगांठ चल रही है कि या तो सभी सांसद उठ करके बाहर चले जाए, संख्या कम हो जाए तो वैसे ही जीत जाए, बीजेपी का बिल पास हो जाए। लेकिन आप दर्शक यह सोचिए कि इस बिल को पास कराने के लिए अगर मोदी इतने लालायित है तो देश के फायदे के लिए तो है नहीं यार, यह मोदी के राजनीतिक जीवन के लिए है यार, और इसके लिए तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन यह चर्चाओं में अभी आई है और कि 8 सांसद 10 एमएलए कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और शरद पवार पर
और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा नजदीक जा रही हैं इस वक्त, और वह पार्टी नहीं चला पाएंगे, यह तो बात तय है, इसमें कोई शक नहीं। वह पार्टी नहीं चला पाएंगे, उनके बस का नहीं है पार्टी को आगे लेकर के जाना या रणनीति बना लेना, बिल्कुल नहीं। एक सांसद है, मतलब सांसद की तरह चल रही है। अब मंत्री बनने की लालसा है तो 2.5-3 साल की सरकार बची हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अब इसको लेकर के शरद पवार का क्या फैसला होगा और कब ऐलान करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ स्टालिन के आने से भी बात नहीं बन रही है। 360 से 362 सांसदों की जरूरत है। स्टालिन के आने के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। इन्हें शरद पवार और या फिर समाजवादी पार्टी का पूरा समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए, या तो समाजवादी पार्टी और टीएमसी के जो 8 बचे हुए हैं और शरद पवार के 8, यह सब के सब बाहर निकल जाए वोटिंग के वक्त, वोटिंग में हिस्सा ना लें, तब संख्या 362, तब शायद बिल पास हो जाए, तो कांग्रेस अकेली बचेगी और कांग्रेस तो खिलाफ में ही देगी वोट। लेकिन इन सभी नेताओं के चरित्र देश के सामने आ जाएंगे। तो क्या यह 37 समाजवादी पार्टी के, चाहे 8 शरद पवार के, या बाहर चले जाएंगे? क्या इतने महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग है, पार्टी व्हिप जारी नहीं करेगी? व्हिप जारी अगर होगा तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, अगर नहीं उन्होंने भाजपा को वोट कर दिया तो भी, और बाहर चले गए और गैर हाजिर हो गए तो भी। तो कोई सांसद इतना रिस्क लेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए। यह कहते हैं ना, गांव देहातों में छुट्टा सांड घूम रहा है और खेतों में दौड़ रहा है और खेत को धांगते जा रहा है, बर्बाद करते जा रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जानते हैं आप दर्शक, लास्ट में जब ज्यादा अति हो जाता है तो और बहुत बर्बाद करने लगता है, तो उसे रोकने के लिए आखिरी वक्त में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वही हाल इस पार्टी का भी होगा। अब ऐसे में शरद पवार के पास चुनौती है कि उनकी पार्टी को एक बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, उनके सिंबल को छीन लिया अजीत पवार के जरिए। अब दोबारा उनकी पार्टी को तोड़ने की या छोड़ने की, छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भी अगर सुप्रिया सुले नहीं सीख लेती हैं तो सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, नेता कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वह खुद भी अपना चुनाव जीती है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट लेकर के जीती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ा था। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं शरद पवार चुनाव लड़े होते तो 8 सांसद उनको नहीं आए। और महाराष्ट्र में फिर आखिरी क्षण में जो सम्मान है वह सम्मान खो देंगे शरद पवार। तो क्या शरद पवार इतने सालों की अपनी बनाई हुई सम्मान महाराष्ट्र में गंवा करके यह दुनिया छोड़ के जाना चाहेंगे आखिरी क्षण में? अब बीमार भी बहुत ज्यादा रहते हैं, उम्र भी हो गई, अब चुनाव में सक्रियता भी नहीं दिखा सकते आने वाले चुनाव में। ऐसे में शरद पवार का को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास 9 थे, 6 चले गए, 3 बचे हुए, 3 बचे हुए, 6 चले गए। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या उस 3 सांसदों का समर्थन भाजपा को दे देंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे?
क्योंकि उद्धव ठाकरे वाले जो 6 सांसद हैं उसमें कई सारे चर्चाएं निकल करके आ रही हैं, उसमें कई सारे बातें हो रही हैं कि यह अंदर से एक कंप्रोमाइज भी था और देवेंद्र फडणवीस से भी उद्धव ठाकरे मिलते हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने की चर्चा भी चल रही है कि उनके पास जो विधायक हैं 20 विधायक हैं और बाकी जो बने उसके साथ में उनके साथ मिल जाए, समर्थन में चले जाए। हमेशा सवाल उठते हैं और उद्धव ठाकरे जा सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी बड़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है। अब समाजवादी पार्टी जब महत्वपूर्ण हो जा रही है तो अखिलेश यादव को लेकर के मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अखिलेश तो हमारी बात सुनते भी हैं, बहुत अच्छा हमारे साथ में इनका संबंध है, इनके पिता के साथ संबंध था, हालांकि उनका संबंध किसी के साथ नहीं रहता, वह किसी को बख्शते नहीं, बर्बाद करना है तो कर ही देते हैं सबको, और जो उनके ज्यादा उनके बारे में सोचता है उसको सबसे पहले बर्बाद करते हैं। तो ऐसे में दो चीजें, पहला कि समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में, क्या वह कंप्रोमाइज हो जाएगी या फिर डट के मुकाबला करेगी। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि डिलिमिटेशन से नुकसान होगा और यह भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है डिलिमिटेशन के जरिए। तो उसके लिए क्या वह तैयार होंगे अब, यह जानते हुए कि जब बहुमत नहीं है तो विपक्षी दलों को तोड़कर यह बिल ला रही है, तो कितनी गंदी नियत होगी इस सरकार की, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने अगर इस बार समर्थन दे दिया तो यह चंद्रबाबू नायडू की आखिरी भूल होगी, उसके बाद भूल करने लायक उनकी पार्टी बचेगी भी नहीं, यह तय है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब इन सभी परिस्थितियों में इसके बावजूद अगर 360 का आंकड़ा नहीं हुआ पूरा भारतीय जनता पार्टी का, तो मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी और सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि इस बिल से हिंदी भाषी जगहों को कोई नुकसान नहीं है, जो भी नुकसान है साउथ को, पंजाब, गोवा, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों को नुकसान है। इसीलिए अब यह भारतीय जनता पार्टी इस हद तक गई है कि आज भी बंगाल में खुलेआम टीएमसी के लोगों को मारा पीटा जा रहा है और बहुत बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं तो अंडे न मारूं तो क्या फूल बरसाऊं, यानी कि यह भाजपा ही करवा रही है, आम जनता नहीं कर रही है, उसकी हिम्मत नहीं है। अगर करना होता तो 41-41.5% वोट प्रतिशत नहीं मिला होता ममता को, यह भाजपा करवा रही है। थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है इस पार्टी को। यह देश की पार्टी, देश के लिए पार्टी नहीं सत्ता में आई है, यह स्वयं आई है और लूटने के लिए आई है, यह साफ साबित होता है। यानी कि मोदी के कुर्सी पे रहते हुए कोई भी पार्टी इस देश की सुरक्षित नहीं है, यानी कि लोकतंत्र खतरे में है मोदी सरकार के रहते हुए, और संविधान भी खतरे में है। राहुल गांधी सच कहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आने वाली। आप दर्शक यह मत सोचिए कि यह आपके ऊपर नहीं, आम जनता खून के आंसू रोएगी आने वाले वक्त में, और वह अंधभक्त जो अंधभक्ति में लीन है उनके आंखों में आंसू भी नहीं बचेंगे कि वह रो भी सके, वह हाल उनका यह लोग करेंगे। यह किसी के सगे नहीं है। जो भगवान के मंदिर से दान पेटी चुरा सकते हैं और लिपापोती कर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आई। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें,
और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा।